हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सारे टैक्स पेयर है जिनको एक मैसेज सेंड किया गया है कि अब आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 की एआईएस के संबंध में जेएसएन फाइल अपलोड हो गई है। तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका जो एआईएस है वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए आपको अभी अपनी असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल नहीं करनी है। तो अब आपके द्वारा जो असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल की जाएगी उसके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। तो अब आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि प्रिपेयर करके रखने हैं ताकि आप अपनी असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर टाइमली फाइल कर सके, ताकि आपको किसी तरह की लेट फीस का पेमेंट ना करना पड़े और साथ ही फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस भी ना इशू किया जाए। तो अब आपको आईटीआर फाइल करने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि ध्यान में रखने हैं, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आईटीआर फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और उसके बाद ही आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करनी है। तो फर्स्ट है चेक 26 एएस बिफोर फाइलिंग आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आईटीआर फाइल करने से पहले आपका 26 एएस जरूर चेक करना है कि उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो कि आपके शो हो रहे हैं। जैसे कि यदि मान लो आपकी कोई इनकम है जो कि एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस इनकम पे आपका टीडीएस भी डिडक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है या फिर अगर शेयर मार्केट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहाँ से अगर आपको कोई डिविडेंड की इनकम रिसीव होती है या फिर आपको कोई कमीशन की इनकम रिसीव होती है या फिर मान लो आपने बैंक में कोई एफडी करा रखी है और वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है तो इन सभी इनकम पे आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाता है। तो वो टीडीएस की अमाउंट आपके 26 एएस में शो होती है। तो एक बार आईटीआर फाइल करने से पहले आपको वो ज़रूर चेक करनी है। दूसरी चीज़, यदि आपके द्वारा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर कोई व्हीकल है जो कि परचेज़ किया जाता है और उसकी वैल्यू यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो उस केस में आपका टीसीएस भी कलेक्ट किया जाता है। तो वो भी एक बार आपको ज़रूर चेक करना है कि आपकी वो अमाउंट 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अब यदि मान लो आपका कोई रिफ़ंड बनता है तो वो रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी डिटेल भी आपके 26 ईयर्स में आती है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी इनकम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो जब डिडक्टर के द्वारा फोर्थ क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न फाइल की जाएगी तो उसके बाद ही ये डेटा आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट होंगे। यानी कि आपके 26 एएस में ये डेटा 31 मई 2025 के बाद में ही रिफ्लेक्ट होंगे। इसलिए आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर एटलीस्ट 15 जून 2025 के बाद में ही फाइल करें, अदरवाइज आपकी इनकम में और 26 एएस में जो इनकम आ रही है उसमें मिसमैच हो सकता है। नेक्स्ट है चेक एआईएस टीआईएस बिफोर फाइलिंग आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार आपको अपना एआईएस और टीआईएस जो है वो भी चेक करना है, क्योंकि उसमें भी आपके कई सारे ट्रांजेक्शन है जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट है टीडीएस एंड टीसीएस इन्फॉर्मेशन। तो अब यदि आपकी कोई भी इनकम है जिस पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, जैसे कि सैलरी है, पेंशन है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, या और भी कोई इनकम है जिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, या फिर मान लो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने कोई खर्चे किए और उस पर अगर आपका कोई टीसीएस है जो कि कलेक्ट किया गया है, तो उसकी डिटेल भी आपकी एआईएस और टीआईएस जो है उसमें शो की जाती है। नेक्स्ट है एसएफटी इन्फॉर्मेशन। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में यदि शेयर मार्केट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या म्यूचुअल फंड में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर आपके द्वारा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है या परचेज़ की जाती है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन भी आपके सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन माने जाते हैं और इनकी रिपोर्टिंग भी आपके एआईएस और टीआईएस में की जाती है। साथ ही अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉल करते हैं या क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं या हाई वॉल्यूम के अगर आपके द्वारा कोई ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन भी आपके एआईएस और टीआईएस जो है उसमें रिपोर्ट किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भले ही आपकी कोई इनकम है जिस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है, तो भी आपको अपनी आईटीआर जो है वो 31 मई 2025 के बाद में ही फाइल करनी है। क्योंकि यदि मान लो आपके द्वारा कोई शेयर सेल परचेज किए जाते हैं या म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो जो रिस्पेक्टिव कंपनी होती है उसके द्वारा अपनी फोर्थ क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न है वो 31 मई 2025 तक फाइल की जाती है। तो ये टीडीएस के रिटर्न फाइल होने के बाद ही आपके जो डेटा है वो एआईएस और टीआईएस जो है उसमें शो किए जाते हैं। नेक्स्ट है मैच 26 एएस विद बैंक स्टेटमेंट। तो अब यदि मान लो आपकी कोई इनकम है जिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो उस केस में वो टीडीएस की अमाउंट डिडक्ट होने के बाद में जो नेट अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो एक बार आप क्या करें, अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लें और उसमें आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो भी इनकम है जिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसको एक बार आप अपने 26
एज से क्रॉस चेक जरूर कर ले कि उतनी ही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बैंक में एफडी करा रखी है और उस एफडी पे आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट पे आपका 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है 10,000 रुपये। तो अब यहाँ पे आपकी नेट अमाउंट है जो कि बैंक अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए इंटरेस्ट की, वो है 90,000 रुपये। तो एक बार आप अपने बैंक अकाउंट को 26 AS से क्रॉस चेक कर ले कि आपके 90,000 रुपये की इनकम जो है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है या नहीं हुई है। और साथ ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले यदि आपकी कोई इनकम है जिस पे TDS डिडक्ट किया गया है, तो उस केस में अगर सैलरी पे TDS डिडक्ट किया गया है तो एम्प्लॉयर से आप TDS सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें, और किसी दूसरी इनकम पे आपका TDS डिडक्ट किया गया है तो TDS डिडक्टर से आप TDS सर्टिफिकेट जरूर ले लें, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। तो अब यदि आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किसी भी तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस इशू ना किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना 26 AS चेक करना है और उसमें देखना है कि जो भी एंट्रीज आ रही है या जो भी इनकम रिपोर्ट की गई है वो इनकम आपसे बिलोंग करती है या नहीं करती है। यदि कोई ऐसी इनकम है जो कि आपसे बिलोंग नहीं करती है और उस पर यदि कोई TDS डिडक्ट किया गया है तो आप डायरेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और नेसेसरी करेक्शन करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपना AIS चेक करना है और उसमें देखना है कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं आ रही है जो कि आपसे बिलोंग नहीं करती है, या कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको AIS में शो होती है तो AIS में आपके पास नीचे फीडबैक का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे जाके फीडबैक दे सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप टाइमली एक्शन ले लेते हैं और अपने AIS और TIS को चेक कर लेते हैं तो फ्यूचर में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टैक्सेस फॉर ITR फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब आपके इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्स का पेमेंट किया जाता है वो 3 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट है TDS एंड TCS। तो अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई ऐसी इनकम है जो कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपकी उस इनकम पर उसी ईयर में TDS डिडक्ट कर लिया जाता है। और यदि आपके द्वारा कोई खर्चे किए जाते हैं जो कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपके द्वारा कोई व्हीकल परचेज की जाती है तो वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपका TCS भी उसी ईयर में कलेक्ट कर लिया जाता है जिस ईयर में आपके द्वारा ये खर्चे किए जाते हैं। तो अब यदि आप एक सैलरी एम्प्लॉयड है तो उस केस में आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले सकते हैं, और अगर आप अदर देन सैलरी एम्प्लॉयड है तो उस केस में आप TDS डिडक्टर से फॉर्म 16A ले सकते हैं, ताकि जब आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी तो उस ITR में आप इस फॉर्म के बेसिस पे TDS और TCS की जो क्रेडिट है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो उस केस में आपका जितना TDS या TCS डिडक्ट किया गया है उसका आप ITR फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। तो अब यदि मान लो कोई भी सीनियर सिटीजन या अदर देन सीनियर सिटीजन है जिसके द्वारा अगर कोई बिजनेस किया जाता है और उस केस में यदि उसकी एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा की होती है तो उस केस में उनको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये एडवांस टैक्स का जो पेमेंट होता है वो 4 इंस्टॉलमेंट में किया जाता है, और साथ ही ये जो एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाता है वो आपको 31 मार्च 2025 से पहले करना है। तो अब यदि आपके द्वारा एडवांस टैक्स का अगर पेमेंट कर दिया गया है तो उस केस में आपको चेक करना है कि जो पेमेंट आपने किया है उसकी अमाउंट 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है कि जिस ईयर में आपको इनकम होती है उसके अगले ईयर में आपके द्वारा जो टैक्स का पेमेंट किया जाता है वो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा एडवांस टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया गया है या फिर आपके द्वारा जो पेमेंट किया गया है वो कम किया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अप्रैल 2025 में ही रिमेनिंग टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, ताकि जब आपके द्वारा ITR फाइल की जाएगी तो आपका जितना टैक्स बन रहा है उस पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि यदि टाइमली टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को कर देते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है कलेक्ट फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A। तो अब यदि आप एक सैलरी एम्प्लॉयड है तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो आपको फॉर्म 16 इशू किया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 15 जून 2025 के बाद में ही इशू किया जाता है। लेकिन यदि आप अदर देन सैलरी एम्प्लॉयड है, यानी कि अगर आपकी कोई दूसरी इनकम है जिस पे TDS डिडक्ट किया गया है, तो उस केस में जो TDS डिडक्टर होता है उसके द्वारा अपनी 4th क्वार्टर की जो TDS की रिटर्न फाइल की जाती है वो 31 मई 2025 तक फाइल की जाती है। तो उस केस में जो TDS डिडक्टर होता है वो आपको 15 जून 2025 के बाद में ही TDS का सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है। लेकिन यहाँ पे आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वार्टर की जो TDS की रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो गई है तो उस केस में आप TDS डिडक्टर से फॉर्म 16 ले सकते हैं।
नेक्स्ट है इफ़ यू हैव एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या आप एक प्रोफेशनल है, तो उस केस में अगर आपका टर्नओवर या प्रोफेशनल रिसिप्ट एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अब यदि आप एक बिजनेसमैन है और उस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टर्नओवर यदि 1 करोड़ रुपये से एक्सीड हो जाता है, या फिर अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं और उस केस में आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से एक्सीड हो जाता है, तो उस केस में आपको जो टैक्स ऑडिट है वो 30 सितंबर 2025 तक करानी है। और इसके संबंध में जो आपकी ITR फाइल की जाएगी उसकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2025। तो आपको 31 अक्टूबर 2025 से पहले अपनी ITR जरूर फाइल कर लेनी है, अदरवाइज़ आपको लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने की ड्यू डेट आपके लिए 31 जुलाई 2025 ही रहेगी। तो अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप क्या कर सकते हैं कि अपना टर्नओवर चेक कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के संबंध में टैक्स ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ITR फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2025 है। तो एक बार जब तक आपके 26 CS में, TIS में और AIS में सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हो जाती है, उससे पहले आपको अपनी ITR फाइल नहीं करनी है। यानी कि आपको 31 मई 2025 के बाद में आपके 26 CS में, आपके TIS में, आपके AIS में, आपके बैंक स्टेटमेंट में और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके द्वारा शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज अगर आपने कर रखी है, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट आपको एक बार क्रॉस चेक करने हैं और उसके बाद ही आपको ITR फाइल करनी है। क्योंकि यदि मान लो आप जो ITR फाइल कर रहे हैं उसमें जो इनकम आपने रिपोर्ट कर रखी है और जो इनकम आपके 26 CS में या TIS या AIS में शो होती है, अगर उसमें कोई मिसमैच होता है तो उस केस में फिर आपको फ्यूचर में अपनी ITR रिवाइज भी करनी पड़ सकती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।